इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इट इज अ सुपर फास्ट रिवीजन बट आई विल मेक श्योर कि इसमें सारे कंसेप्ट्स और कीवर्ड्स आपके कवर हो। ठीक है, कंप्लीट विजुअल रिवीजन है, ट्रेड थ्योरीज, इंस्टीट्यूशंस, इसमें सारे कवर करने वाले हैं हम। आईबी इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, बीओपी एंड ऑपरेशन, स्ट्रेटजीज, मोड्स ऑफ एंट्री, ये सारा कवर हम आज करने वाले हैं। सो लेट्स बकल अप योर सीट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है? इसका मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज क्रॉसिंग नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, कंसेप्ट्स को समझना। जो भी नेशनल बाउंड्रीज से बाहर जाके बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। इसमें होता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो भी हम इंटरनेशनली करते हैं, जैसे कि ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 और मोर कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है, तो ये तीनों मिला के हम बोल सकते हैं एक इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। इसका नेचर क्या होता है? वाइडर स्कोप होता है देन डोमेस्टिक बिजनेस। ठीक है, नॉर्मल डोमेस्टिक बिजनेस में इंडियन के अंदर होता है, पर इसमें वाइडर स्कोप होता है। इसमें हाई रिस्क होती है, पॉलिटिकल, करेंसी, कल्चरल, ये सब रिस्क खूब होते हैं, क्योंकि कभी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, हम अदर कंट्री के साथ कर रहे हैं बिजनेस, तो वहां पे करेंसी एक्सचेंजेस के रिस्क होते हैं, कल्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, और ये हाईली रेगुलेटेड बाय मल्टीपल नेशनल लॉज होता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स होते हैं। हम डब्ल्यूटीओ को आगे बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो इसमें इसका नेचर ये रहता है। ठीक है, अब हमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखना है? इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? हमेशा डाइवर्स इकोनॉमिक, लीगल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में साइमल्टेनियसली वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि हम एक से अगर दूसरी कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वहां का इकोनॉमिक, लीगल और कल्चरल एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के करना पड़ता है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स और करेंसी रिस्क एक्सपोजर्स बहुत ध्यान से देखे जाते हैं। और ड्राइवन बाय कंपैरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये चीज याद रखना। इंटरनेशनल बिजनेस या तो कंपैरेटिव एडवांटेज पे चलता है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे चलता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? रिसोर्स सीकिंग, मतलब कि अगर अपने कंट्री में कोई रिसोर्सेज नहीं है तो वी आर मूविंग फॉर इंटरनेशनली, हम उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज हम उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें पीवाईक्यू क्या रहता है कि आईबी इज डिफाइंड एज बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग 2+ नेशन, रिपीटेडली आस्क्ड है, डेफिनेशन मैचिंग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और मेमोरी ट्रिक इसका क्या है? CRAW, मतलब क्रॉस बॉर्डर होता है, रिस्क होता है, एक्सचेंज होता है और वाइडर का स्कोप होता है। ठीक है, अब हम स्कोप इसका देख लेते हैं एक तरीके से। इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, हमने देखे थे ना, ट्रेड होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। इसका स्कोप इंटरनेशनली हम फाइनेंस कर सकते हैं और इंटरनेशनली हम लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं। ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब FDI और FPI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लोज कर रहे हैं हम। इनको बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन में हम आगे कवर करने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग मतलब क्रॉस बॉर्डर ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम। और इंटरनेशनली फाइनेंस मतलब फॉरेक्स कर रहे हैं, फॉरेन की कोई बैंक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वहां से हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, ये सारे इंटरनेशनल फाइनेंस में आते हैं। और लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं हम इंटरनेशनली कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ठीक है, तो नॉन इक्विटी एंड इक्विटी एंट्री मोड्स होते हैं इसमें, या तो हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी ले रहे हैं, या फिर हम नॉन इक्विटी एंट्री मोड भी होते हैं। तो ये 5 तरह के मेजर स्कोप है जहां पे इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विया वाइडर प्रोडक्ट एक्सेस, प्रमोट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एफिशिएंसी गेन्स होता है, लिंक्स टू ट्रेड थ्योरीज होता है। हम ट्रेड थ्योरी सारी कवर करने वाले हैं। इससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। जैसे कि हमारी कंट्री में अगर किसी चीज में हम स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि अपने देखते हैं इंडिया में कॉफी है, टी है, इन सब का हम लोग क्या करें? एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि हम इसमें स्पेशलाइज्ड है। टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर होता है। अब समझ लो हम लोग यूजुअली या तो यूएस से कोई टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो वो वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज्ड है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, कोई बाहर से आके यहाँ पे कंपनी खोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों के एम्प्लॉयज को क्या मिल रहा है? जॉब मिल रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हो रही है। ठीक है, फॉरेन करेंसी में, US डॉलर में यहाँ पे बैठे लोग अर्न कर रहे हैं, तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हो गई। इससे और क्या फायदा होता है? स्ट्रेटन्स डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन नेशंस। अब जैसे एक नेशन दूसरा नेशन को ऐसे तो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं वो रिसोर्सेज, तो एक तरह को इक्वल इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या आता है? आईबी इज नॉट ओनली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये याद रखना। मैनी एस्पायरेंट्स मार्क दिस रॉन्ग। आईबी इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स टू। ठीक है, याद रखना। अब हम देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन विसेज इंटरनलाइजेशन क्या होता है, विसेज लिबरलाइजेशन विसेज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, LPG तो सुना ही है, और इंटरनेशनलाइजेशन भी एक वर्ड है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू सिंगल मार्केट। एक एक टर्म कीवर्ड्स में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। इस पीपीटी को पूरा अच्छे से करके जाइएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो भी MCQ आएगा हम कवर कर लेंगे। ठीक है,
फोर मीनिंग क्या है ग्लोबलाइजेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू सिंगल मार्केट, एक सिंगल मार्केट में पूरे वर्ल्ड को इंटीग्रेट करना, जैसे कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, पीपल, आइडियाज, पूरे वर्ल्ड में फ्रीली कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं गुड्स, कैपिटल और आइडियाज, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब होता है फर्म एक्सपांडिंग, वो अपने ऑपरेशंस को क्या कर रही है, मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपेंड कर रही है, इंटरनेशनली वो अपने बिल्डअप कर रही है, तो दैट इज एन इंटरनेशनलाइजेशन। जैसे फर्म लेवल स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, ये फर्म के बेसिस पे होता है। एक फर्म बोलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल की फर्म है, मीन्स की वो अपनी सेल्स कर रही है इंटरनेशनली, तो उसको फर्म लेवल इंटरनेशनली बोल देते हैं। ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमी, मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि जहां पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, बट अब क्या है कुछ ऐसी सेक्टर्स में लिबरल लिबरल और पॉलिसीज आ गई जिसकी वजह से क्या है गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं। ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म आया था 1991 में, ठीक है, एलपीजी आया था उस वक्त पे, तो जिससे क्या हुआ कि अब और लिबरल हो गए और हम इजीली अब ट्रेड कर सकते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स में भी। प्राइवेटाइजेशन होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पब्लिक से प्राइवेट में आना ओनरशिप, मतलब कि पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी बहुत सारी ऐसे हम बोल सकते हैं सेक्टर्स, बट अब क्या हुआ गवर्नमेंट ने अपने अपने हाथ से प्राइवेट सेक्टर्स में दे दी। जैसे फ्लाइट्स वगैरह हम देखते हैं ना, तो वो भी एयर एशिया और ये सब बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स है जो अब गवर्नमेंट टाटा वगैरह ये सब चला रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज उसको अर्न कर रही है। जैसे सिर्फ रेलवेज, डिफेंस, ये दो तीन ऐसे सेक्टर्स बचे हैं जो क्या है गवर्नमेंट के हाथ में है, पब्लिक के अंदर है। बाकी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट को दे दिए। क्यों? ताकि वो बहुत अच्छे से उसको चला सके और जिसको जितना अर्न करना है वो अपने हिसाब से कर सके। मोनोपोली जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, बट उसको प्राइवेट में दे दिया गया। इसमें होता क्या है डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया अपना कंट्रोल कम कर दिया और प्राइवेट के हाथ में अपना कंट्रोल दे दिया। तो एलपीजी को बहुत अच्छे से समझा, लिबरल मतलब होता है कुछ पॉलिसीज को कम कर देना ताकि लोग इजीली ट्रेड कर सके। प्राइवेटाइजेशन मतलब अपने से लेके प्राइवेट कंपनीज को उसको कंट्रोल दे दिया कि आप अपने हिसाब से रन कीजिए। ठीक है। तो जेआरएफ का फेवरेट आता है एलपीजी मॉडल आता है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आस्क्स नियरली एवरी साइकिल, कोई ना कोई हर साइकिल में ये पूछ ही ले जाते हैं घुमा फिरा के। तो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन ट्रैप है वो आउटकम और रिजल्ट पे फोकस्ड होता है, और इंटरनेशनलाइजेशन होता है वो फर्म की प्रोसेस स्ट्रेटेजी को लेके आना होता है, मतलब ये बात करता है फर्म की स्ट्रेटेजीज क्या है। और ग्लोबलाइजेशन होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होने वाला है। ठीक है। ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना। अब जैसे हम डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस ये बहुत अच्छे से समझते हैं। डोमेस्टिक सिंगल कंट्री पे होता है, ये इंटरनेशनल टू और मोर कंट्रीज पे होता है। इसमें सिंगल करेंसी पे होता है, इसमें मल्टीपल करेंसी होता है, क्यों इसमें फिर फॉरेक्स रिस्क भी आ जाता है। ठीक है। रेगुलेशंस में क्या होता है, इसमें वन लीगल सिस्टम होगा, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल है। कंपटीशन सिर्फ डोमेस्टिक फॉर्म्स होती है, इसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। इसमें रिस्क कम रहता है, इसमें रिस्क हायर रहता है। पॉलिटिकल, करेंसी, कल्चरल। अब इसमें क्या है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्यों हमने डाला है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू है जो कंपैरिजन पे आ जाता है कभी कभी, कि एटलीस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कोल्ड, मतलब इनमें कोई भी 4 पॉइंट्स डाल देते हैं, इसमें कंपैरिजन आ जाता है, मैच द कॉलम आ जाता है। ठीक है। ये अभी तक हमने कवर कर लिया है। आईबी के हायर रिस्क कौन से हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आउटकम बेस्ड होता है, एलपीजी मॉडल, एंड देन किस किस चीजों का हम लोग क्या करते हैं क्रॉस बॉर्डर करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सर्विसेज करते हैं। अब हम देखते हैं एमएनसी एंड टीएनसी। देखो एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और टीएनसी होती है ट्रांजेक्शनल। ठीक है। मल्टीनेशनल में क्या होता है हेडक्वार्टर इनका होम कंट्री में होता है, सब्सिडरीज इनके बहुत सारे होते हैं अब्रोड में, मतलब कि हेडक्वार्टर समझ लो अगर इंडियन कंपनी है तो इंडिया में होगा हेडक्वार्टर, और फिर बाकी सारी कंट्रीज में उनके बहुत सारे सब्सिडरीज ब्रांचेस हो जाएगी। ठीक है। ये क्या करते हैं अडेप्ट प्रोडक्ट्स टू लोकल मार्केट, इनका क्या काम होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं अपने मैकडोनल्ड्स की। मैकडोनल्ड्स क्या है वैसे इंडियन ब्रांड नहीं है, बट इंडिया में भी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे आके अपने हिसाब से इंडियन ब्रांड के इंडियन लोकल मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग अडेप्ट किया। जैसे बर्गर है, बर्गर में वहां पे आलू टिक्की नहीं डलता था, बट इंडिया में क्या है आलू टिक्की ही डलेगा बर्गर के अंदर। दिस इज अ बेसिक अडेप्शन। उन्होंने क्या किया लोकल मार्केट में आके अडेप्ट किया कि यहाँ पे क्या होता है बर्गर में लोग टिक्कियाँ खाना पसंद करते हैं, वहां पे लोग टिक्कियाँ नहीं खाते आउट ऑफ इंडिया, तो उनका मेथड अलग था, बट वो लोकल मार्केट की तरह अपने आप को अडेप्ट करना, तो दैट इज एमएनसी। ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का काम यही होता है कि जो जो चीजें चल रही है जिस कंट्री में जाके उनको अपना एक तरीके से टारगेट कस्टमर्स है उनके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना। अब ट्रांजेक्शनल क्या होती है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, नो सिंगल नेशनल आइडेंटिटी, कोई भी सिंगल नेशनल आइडेंटिटी नहीं होती, बस उनका काम होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक कंट्री में ही होम कंट्री है, हेडक्वार्टर है, ये सब नहीं होता है उसमें। डिसेंट्रलाइजर चाहे जहाँ पे वो ग्लोबल एफिशिएंसी बनाने की कोशिश करते हैं, लोकल रेस्पॉन्सिवनेस उनका रहता है थोड़ा बहुत,
बट वो ग्लोबल एफिशिएंसी बनाने, मतलब उनका मेन काम है अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बेचना, ठीक है। अब ग्लोबल कंपनी अगर नाम आ जाता है कहीं पे, ग्लोबल कंपनी होती है जो हेडक्वार्टर कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होती है। देख लो, एमएनसी ये होती है कि होम कंट्री होती है हेडक्वार्टर में, बट वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो जहां जहां पे है, जिस जिस कंट्री में है उस कंट्री के अकॉर्डिंग भी वो वर्क करती है, ठीक है। वहां पे उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स अडॉप्ट कर लेते हैं हम अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग। बट ग्लोबल कंपनी क्या होती है, कंपनी एक होगी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड देंगे, इसमें कोई एडप्शन नहीं चलता, इसमें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट चलते हैं, ये चीज याद रखना। जैसे कि टीएनसी हैज नो डोमिनेंट होम कंट्री आइडेंटिटी, मतलब उसमें ये कुछ नहीं होता है कि इसकी होम कंट्री ये है। ट्रांजेक्शनल जो कॉर्पोरेशन होते हैं उनका कोई होम कंट्री नहीं होता है। मोस्ट टेस्टेड डिस्टिंग्विश्ड फीचर है विसेस एमएनसी। अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स लिख रहे हैं जो डिफरेंस कर रहे हैं, हम सारे फीचर्स नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ कीवर्ड्स डिफरेंशिएशन वाले इधर मेंशन कर रहे हैं इस पीपीटी में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हाई कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है जो एग्जाम में आते हैं और हम लोग कंफ्यूज होकर इसको टिक कर देते हैं, या फिर इनका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि टीएनसी क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। नो, टीएनसी इज डिसेंट्रलाइज्ड, नो सिंगल नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। एमएनसी हेडक्वार्टर में होता है, इसका होम कंट्री और सब्सिडरीज अब्रॉड होते हैं। इसका मेन काम होता है प्रोडक्ट लोकल मार्केट की तरह अडॉप्ट करना। ग्लोबल कंपनी क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जैसे यूनिलीवर है, इज ऑफन साइटेड एज टीएनसी, क्यों? क्योंकि लोकली एडेप्टेड ब्रांड्स प्लस ग्लोबली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, इसीलिए ये टीएनसी में आता है। समझ रहे हैं? टीएनसी मतलब ग्लोबल एफिशिएंसी भी है प्लस लोकल रेस्पॉन्सिवनेस भी है, तो वो क्या होगी, यूनिलीवर, एचयूएल। अब एफडीआई विसेस एफपीआई वेरी इंपॉर्टेंट है, एफ पीवाईक्यू में बहुत आता है, ठीक है। एफडीआई होता है जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इन्फ्लुएंस करता है, और इसमें क्या है, कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता है। ये क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो टेन्योर कितना होता है, ये लॉन्ग टर्म और स्टेबल होता है, ये शॉर्ट टर्म और वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब कि हम चाहे तो इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर वहां से निकाल लेते हैं हमारी मर्जी से, और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टेबिलिटी के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स में क्या दे रखा है कि फिजिकल एसेट्स होते हैं, इक्विटी भी होती है। इक्विटी जो भी 10% से ज्यादा होती है उसको हम एफडीआई में काउंट करते हैं, और कोई फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी वो एफडीआई में काउंट होता है। मतलब कहाँ भी 10% से ज्यादा अगर हम किसी कंपनी का स्टेक ले रहे हैं अपने हाथ में, तो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या है, स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, जो भी फॉरेन कंपनीज में हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज पोर्टफोलियो, शेयर इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। लिक्विडिटी इसकी बहुत लो होती है, और इसकी क्या है, बहुत हाई है, जब भी चाहे तब हम ले सकते हैं, हॉट मनी। मतलब कि जैसे ये हॉट मनी है, जब चाहे हमने क्या किया, शेयर्स को बेचा, स्टॉक्स को बेचा और अपने पास वापस पैसा लेके आ गए। इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लोअर वॉलेटिलिटी रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इकोनॉमी को बहुत लोअर रिस्क होता है, क्योंकि हमें पता है ये स्टेबल है। और इसमें क्या है, कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्क आ सकता है पोर्टफोलियो में, याद रखना। पोर्टफोलियो में करेंसी शॉक्स लगते हैं, कैपिटल फ्लाइट हो जाती है कभी कभी, तो चीज बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखो क्या दे रखा है, इक्विटी स्टेक 10% बस टिपिकली क्लासिफाइड एज एफडीआई, और बिलो इट नोन एज एफपीआई। 10% अगर किसी कंपनी में हमने पूरा स्टेक ले लिया है तो दैट इज एफडीआई, अगर उससे कम है तो हम उसको एफपीआई बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली टेस्टेड डिस्टिंक्शन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मोड्स ऑफ एंट्री है, ठीक है, हम कैसे कैसे इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकते हैं। कुछ में होती है लोअर रिस्क, किसी में हायर रिस्क होती है, किसी में लो कंट्रोल होता है, किसी में हाई कंट्रोल होता है, तो ये चीज याद रखना। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये कैसे पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे लोअर रिस्क है और यहाँ पे जाते जाते क्या हो रहा है, हायर रिस्क हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे लो कंट्रोल है हमारा बिजनेस पे, और यहाँ पे जाते जाते ये हाई कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई कंट्रोल, और यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क, ठीक है। ये चीज समझना। तो सबसे पहले हम इसको लाइन वाइज ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले होता है एक्सपोर्टिंग, मोड ऑफ एंट्री बहुत इजी होती है, रिस्क इसमें सबसे कम होता है, कंट्रोल भी इसमें हमारा सबसे कम होगा, ठीक है। हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा पूरे बाहर की दुनिया पे कोई कंट्रोल नहीं आता इसमें, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो हम करते हैं, एक्सपोर्ट करना, यहाँ पे कमिटमेंट भी लो होती है, रिस्क भी लो होता है। लाइसेंसिंग में क्या होता है, हमें क्या मिल रहा है, हम आगे इसको बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं एक एक चीज को, ये सिर्फ एक प्रोसेस समझाया मैंने आपको। एक कमिटमेंट लेटर है कि हमें कितना कमिटमेंट देना होता है वाइल इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी, ठीक है। फॉरेन अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन बिजनेस हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें कितना एक कमिटमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत कम कमिटमेंट होता है, माल बेचा, उन्होंने खरीद लिया, पैसे दिए, बात खत्म। लाइसेंसिंग में क्या होता है, हमने क्या किया है, किसी का लाइसेंस ले रखा है या हमने किसी को लाइसेंस दे रखा है, तो हमने थोड़ा सा कंट्रोल हमारा उसको दे दिया, ठीक है। हायर, थोड़ा सा हायर कंट्रोल होता है, थोड़ी सी रिस्क भी होती है कि हमारे लाइसेंस का वो कहीं गलत यूज ना ले ले।
और फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, हमने हमारी पूरी ब्रांड का एक पार्ट उसको दे दिया। जैसे कि हम फ्रेंचाइजी है अलग अलग, अब आप देख सकते हैं कि बाटा है, बाटा के कितने 5-10 शोरूम्स है, जयपुर में 4 शोरूम है समझ लो। तो उससे क्या मतलब हमें समझ आता है, हमने कंपनी ने बाटा के शोरूम ने क्या किया, इसको फ्रेंचाइजी दे दी। अब वही अगर आउट ऑफ इंडिया भी वो उसको जाके कहीं फ्रेंचाइजी दे दिया कि आप बाटा के शोरूम्स खोल लो दुबई में, ठीक है, तो हो क्या रहा है, हमने उसको फ्रेंचाइजी तो दे दी, अब उनका उनके उनका हमारा जो कंट्रोल है उसकी कंपनी पे, उसकी फ्रेंचाइजी पे हमारा कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। आप इसको समझ कैसे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। आई थिंक बहुत डिस्क्रिप्शन में बहुत कंप्लीटली लेडर के अनुसार समझाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें या तो अरेंजमेंट के आते हैं कि हायर से लोअर कंट्रोल में अरेंज करो, हायर से लोअर रिस्क में अरेंजमेंट करो, ठीक है। ये दो ही चीज में इसमें पूछा जाता है, कितना रिस्क है कितना कंट्रोल रहता है। क्यों ये नेट के एग्जाम में मैटर करता है, क्योंकि ईच मोड ट्रेड ऑफ कंट्रोल रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी दिस ट्रेड ऑफ डायरेक्टली। अब कह रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना है पर कंट्रोल पूरा चाहिए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कंट्रोल पूरा चाहिए तो या तो आप होली ओन सब्सिडरी पे जाओ, इसमें आपको पूरा कंट्रोल मिल जाएगा फॉरेन बिजनेस में। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, इक्वल इक्वल कंट्रोल मिल जाता है, वो भी मेरे साथ आके मिल गया है, तो हो सकता है कि मेरे को उस कंपनी पे उतना ही कंट्रोल मिल रहा है जितना उसको मिल रहा है, क्योंकि हम दोनों ने जॉइंट वेंचर बना लिया। जैसे मारुति और सुजुकी अलग ब्रांड्स थे, मारुति और सुजुकी आके एक खुद का इंडिविजुअल ब्रांड बना लिया, उन्होंने एक कंपनी बना ली, वो जॉइंट वेंचर हो गया। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमने कंट्रोल थोड़ा उनका भी है मेरा भी है, बट जॉइंट वेंचर है तो बहुत अच्छा कंट्रोल हमारे ऊपर आ गया। अब एक होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमारा कंट्रोल हो जाता है, मतलब मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको 1 ईयर के लिए ये मैन्युफैक्चर करके मुझे देना है। अब 1 ईयर तक पूरा कंट्रोल मेरे पास है, मैं जैसे चाहूँ मैन्युफैक्चरिंग करके दूं एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस। तो हमने क्या है, किसी को 1 साल के लिए हमारा कंट्रोल दे दिया, ठीक है, उनके पास हमारा कंट्रोल चला गया हाई, और यहाँ पे और हायर हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा जो बिजनेस का रिस्क है वो भी उनके पास चला गया और कंट्रोल भी उनके पास चला गया। एंट्री मोड चॉइस किस पे डिपेंड करता है, वो कोई बोलेगा किस तरीके से आपको मार्केट में एंट्री करनी है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो डिपेंड करता है कि आपके पास मार्केट नॉलेज कितना है, रिसोर्स कितना है, कमिटमेंट कितना है, और आपका कंट्रोल लेवल आप कितना चाहते हैं, ठीक है। आप लोअर कमिटमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो एक्सपोर्टिंग या लाइसेंसिंग में जाए, हायर कमिटमेंट में जाना चाहते हैं तो ज्वाइंट वेंचर या होल सब्सिडरी में जाए। आप अगर कंट्रोल लेवल बहुत ज्यादा चाहते हैं तो इन पे जाइए, कंट्रोल लेवल कम चाहते हैं तो लाइसेंसिंग और एक्सपोर्टिंग में जाइए। समझ में आ गया ये पूरा सिस्टम, इससे एक क्वेश्चन 100% बनता है, हर बार बनता है, तो इसीलिए बोल रहे हो इसको अच्छे से समझ लो, वापस इसको पीछे करके पढ़ के समझ लो। अब एक्सपोर्टिंग और लाइसेंसिंग अच्छे से समझ लेते हैं। एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है जो एक फर्म डायरेक्टली एक बायर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है। एक इनडायरेक्ट होता है जो एक्सपोर्ट करती है वो किसी इंडिविजुअल एजेंट्स वगैरह के थ्रू। इनमें एक्सपोर्ट में सबसे लोवेस्ट रिस्क होता है, लोवेस्ट कंट्रोल होता है एंट्री मोड के टाइम, ठीक है। कोको कोला है जो क्या करता है, इधर लाइसेंसिंग का एग्जांपल दे रखा है, फॉर्मूला लाइसेंस टू ग्लोबल बॉटलिंग पार्टनर्स। तो क्या बोल रहे हैं, कोको कोला ने अपने फॉर्मूला जो है वो बहुत सारे पार्टनर्स को दे दिया कि आप बनाओ और आप बेचो, ठीक है। उन्होंने अपना एक फॉर्मूला है कोको कोला बनाने का, वो सबको दे दिया, उसको एक पेटेंट ट्रेडमार्क लगा के दे दिया। लाइसेंसिंग में क्या होता है, एक तरीके से आपका पेटेंट बन जाता है, ठीक है, एक फी और रॉयल्टी के बेसिस पे आप दे देते हैं, बदले में आप फी और रॉयल्टी देते हैं और फिर वो आपको एक लाइसेंस दे देते हैं। इसमें लो इन्वेस्टमेंट होती है, फास्ट मार्केट एंट्री है, और इसमें एक तरीके से रिस्क रहती है बस, आईपी लीकेज रिस्क, मतलब आपका कोई पेटेंट मार्क है कहीं लीक ना कर दे, आपने उसको दे तो दिया बट कहीं वो लीक ना कर दे, तो थोड़ा सा ये रिस्क रहता है, ठीक है। ये एक तरीके से फार्मा और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सबसे कॉमन है। आपने कुछ नया इन्वेंशन किया, अब आप नया इन्वेंशन अपने पास तो रखने नहीं वाले, आप चाहोगे कि ये सब यूज करें, तो जब यूज करेंगे तो आप अपने यहाँ से इतना मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी कंपनी को एक तरीके से उसको पेटेंट राइट दे देते हैं, ट्रेडमार्क दे देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे नाम से आप इसको मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, लाइसेंसिंग इज नॉट इक्वल टू फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग रेयरली कंट्रोल बिजनेस ऑपरेशंस और फॉर्मेट। ये बिजनेस ऑपरेशंस और जो होते हैं ना बिजनेस ऑपरेशंस, उसमें लाइसेंसिंग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो सिर्फ आपका लाइसेंस लेके काम कर रहा है आपके फॉर्मूला के बेसिस पे। बट फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग को एंटायर बिजनेस मॉडल, ब्रांड, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं। पूरा बिजनेस का मॉडल, बिजनेस कैसे चलाना है शुरुआत से लेके एंड तक, कैसे स्टाफ को रखना है, कैसे उनको हायर करना है, कैसा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा आउटलुक होना चाहिए, आउटले कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग यू आर एक्चुअली गिविंग ग्रांट टू अनदर पर्सन, कि आप उसको बोल रहे हैं आप मेरी जगह मतलब मेरे साथ साथ आप भी एक अपनी ब्रांच खोलो एग्जैक्ट सेम सिमिलर। हम देखते हैं ना जितने भी शोरूम जाते हैं, जूडियो के कितने शोरूम जा रहे हैं, सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो कोई ना कोई फ्रेंचाइजी को भी दे सकते हैं, हो सकता है ये तो मान लो आप कोई ओनर खुद ही चला रहे होंगे टाटा,
हो सकता है आप अपना फ्रेंचाइजी किसी को दे दो कि आपके बिहाफ पे वो चलाए, ठीक है, तो ये सब भी पॉसिबल है। इसमें होता क्या है, ग्रेटर कंट्रोल देन लाइसेंसिंग, आपका कंट्रोल ज्यादा होता है, अपने हिसाब से इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी, ट्रेनिंग और बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव रहते हैं। आप किसी को अगर फ्रेंचाइजी दे रहे हैं अपने नाम की, तो आप मेक श्योर करेंगे कि उसकी क्वालिटी मेरी जो है ओरिजिनल क्वालिटी के साथ मेंटेन रहे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसको एक ब्रांडिंग का स्टैंडर्ड सेट करके देंगे कि इसी लेवल पे आपको क्या करना है, बिजनेस को सेट करना है। पॉपुलर इन फूड, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी, जो हम देखते हैं ना, फूड में बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, ठीक है, बास्किन रॉबिन्स हो गए, ये सब हमारे बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारी फ्रेंचाइजी है जो सब जगह जगह हर हर मॉल में आपको दिखेगी, है ना। रिटेल स्टोर्स हो गए, इतने सारे ब्रांड्स हैं, हम लोग कपड़े के और के शूज के जितने भी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब कि बहुत सारी होटल्स वगैरह हो गई, चेन हो गई, तो एक तरीके से वो फ्रेंचाइजी के बेसिस पे चलती है। अब हम देखते हैं, मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज है ना, एक्सपैंड ग्लोबली ऑलमोस्ट एंटायरली विया फ्रेंचाइजिंग। इन्होंने इतने ज्यादा फ्रेंचाइजी के थ्रू अपने ब्रांड को डोमिनेट कर दिया है पूरे मार्केट में। हम बोल सकते हैं फूड रिटेल, फूड मार्केट में, जहां मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज के इतने ज्यादा आपको आउटलेट मिलेंगे, है ना। तो वो फ्रेंचाइजी के थ्रू ही है, आपने उनको दे दी फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए, उनको पूरा ऊपर ट्रेनिंग दी, उनको पूरा ब्रांडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और सब कुछ, बिजनेस मॉडल सब समझाया, एंड देन दे आर ऑपरेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर नेम, ठीक है। तो ये एक एक चीज समझना अच्छे से। और एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल और एथिकल सोर्सिंग के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया कि आप मेरे बिहाफ पे, आप मेरी कंपनी के नाम पे आप एक साल के लिए मुझे ये सब मैन्युफैक्चर करके दो, जैसे आपने क्या किया, प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दिया कोई लोकल मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो आपके पास ही है, बट आपने प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। पर प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दिया तो आपके ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कंट्रोल, क्योंकि आपका बिजनेस का उसके हाथ में चला गया। वो अच्छी क्वालिटी बना के देगा तभी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो इसमें क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है, फास्ट स्केलिंग के लिए यूज किया जाता है। कि आप अगर प्रॉपर बिजनेस अकेले नहीं चला पा रहे हो, तो आपको अगर ग्रोथ करनी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, ठीक है। नाइकी एंड एप्पल यूज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एग्जाम्पल फॉक्सकॉन, एक्सटेंसिवली फॉक्सकॉन करके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिससे नाइकी और एप्पल क्या है, अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब चीजें हैं, याद रखना, एग्जाम्पल भी आ सकते हैं एग्जाम में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। जॉइंट वेंचर क्या होता है, न्यूली जॉइंट ओन एंटिटी क्रिएटेड, मतलब ये एक नया वेंचर बना है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है, कोई नई एंटिटी नहीं होती है, इक्विटी में और मे नॉट बी इन्वॉल्व, मतलब एक तरीके से दोनों मिलके काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, कोई नई इक्विटी नहीं बना रहे हैं। जैसे जो इसमें क्या देखा हमने, मारुति था, सुजुकी था, दोनों मिलके एक नई एंटिटी बन गई मारुति सुजुकी, है ना। पर स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होती है, स्ट्रेटेजी के बेसिस पे दोनों जन मिले हैं, काम कर रहे हैं, कोई नई नई नाम, नई कंपनी का नाम नहीं खड़ा कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। हो सकता है दोनों ने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया हो सकता है दोनों का कुछ नहीं, बस एक दोनों का एक पर्पस था, आए मिले, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट उन्होंने प्रॉपर पूरा किया और फिर वापस अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जॉइंट वेंचर ऑफन लॉन्ग टर्म होता है, ये कैन बी शॉर्ट टर्म और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। इसमें दोनों की ओनरशिप शेयर्ड होती है, मैनेजमेंट भी शेयर्ड होता है, पर इसमें क्या है कि इसमें पार्टनर स्टे इंडिपेंडेंट, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन का लॉस रह जाता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन उतना कम बैठे, क्योंकि पार्टनर्स अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट है, वो कंपनी अपने हिसाब से अपना पूरा कंपनी चलाएगी, अपने हिसाब से अपना कंपनी चलाएगी, बस एक प्रोजेक्ट के लिए वो मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नई कंपनी को आप अपने कंपनी में जोड़ रहे हो, और इसमें कम होता है क्योंकि लिमिटेड कमिटमेंट रहती है। अब ये चीज याद रखना, जॉइंट वेंचर एक डिस्टिंक्ट न्यू लीगल एंटिटी बनाती है, स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं बनाती है, तो ये मेन सबसे डिफरेंस इनका है। अब जो सबसे लास्ट है मोड ऑफ एंट्री का, दैट इज होली ओन सब्सिडरी एंड एंट्री मोड कंपैरिजन, ठीक है। अभी हम लोग आए हैं 14th स्लाइड पे, हमारे पास अभी बहुत ज्यादा सिलेबस है, 65 स्लाइड्स है, तो आप प्लीज आप जुड़े रहिए मेरे साथ में, ठीक है। हम पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। होली ओन सब्सिडरी मतलब 100% आपने इक्विटी ऑनरशिप दे दी किसी को, या तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर एक्विजिशन के थ्रू, दो ही तरीके हैं। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कोई नई यूनिट आई, उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपकी ऑनरशिप उसको दे दिया आपने, या फिर एक्विजिशन, किसी फर्म ने आपको एक्वायर कर लिया पूरा, ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म को एक्वायर कर लेना। देखो, एक्सपोर्टिंग एंट्री मोड होता है जिसमें कंट्रोल लो होता है, रिस्क लो होता है, इन्वेस्टमेंट भी लो होता है, ये ठीक है, ये डिफरेंशिएशन समझ लेना आप। होल ओन सब्सिडरी में कंट्रोल भी फुल होता है, रिस्क भी हाई होता है और इन्वेस्टमेंट भी हाई होता है। होली ओन सब्सिडरी मतलब क्या होता है कि आपने अपनी कंपनी का पूरा ही रोल, झोल पोल सब किसी और को सौंप दिया, ठीक है, 100% ओनरशिप दे दी किसी को। अब हम इसका क्विक रिकैप कर लीजिए।
ठीक है, ये फॉर्मेट है कि कैसे एंट्री मोड होता है। सबसे पहले ELF कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी। ठीक है, एक एक चीज पढ़ लेना। फ्रेंचाइजिंग में फुल बिजनेस फॉर्मेट कंट्रोल रहता है, पर लाइसेंसिंग में बहुत कम होता है, सिर्फ पेटेंट और कॉपीराइट आप इसको दे रहे हैं किसी को। ठीक है, और होली ओन सब्सिडरी या तो ग्रीन फील्ड की तरह होता है या एक्विजिशन की तरह होता है। ग्रीन फील्ड मतलब कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, और एक्विजिशन मतलब एग्जिस्टिंग कर रहा है। ठीक है, अब ट्रेड थ्योरीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं ट्रेड थ्योरी से, तो बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहले 16th या 18th सेंचुरी के टाइम पे आई थी ट्रेड थ्योरी मर्केंटाइलिज्म में। फिर 1976 में आई थी एब्सोल्यूट एडवांटेज। फिर 1817 में आई थी कंपैरेटिव एडवांटेज। फिर उसके बाद में 1919 से 33 तक जो चल रही थी हेक्सर ओलिन का चल रहा था। फिर 1966 में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्णन वाला आया था। ठीक है, फिर 1990 में पोर्टर्स डायमंड का थ्योरी आई थी। ट्रेड थ्योरीज है ये सारे, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज है। होता क्या है कि मेज द थ्योरी बहुत बार पूछते हैं, उनके इकोनॉमिक्स के साथ पूछ लेते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी, स्मिथ ने। कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो ने। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वार्नर ने दी। डायमंड वाला किसने दिया, पोर्टर्स डायमंड है। हेक्सर ओलिन मर्केंटिलिज्म है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इनका नेम, ईयर और इकोनॉमिस्ट तीनों ही चीज याद रखना। ठीक है, अब इनको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले मर्केंटिलिज्म क्या है, 16th 18th सेंचुरी में आई थी। ये क्या बोलते हैं, ट्रेड थ्योरी कैसे करते हैं ये बोलते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन किसके बेसिस पे कंपेयर किया जाता है, बेस्ड ऑन द स्टॉक ऑफ गोल्ड और सिल्वर। मतलब सामने वाली नेशन के पास कितना स्टॉक ऑफ गोल्ड है, उसी के लेवल पे उसकी वेल्थ मानी जाती है। ठीक है, फेवर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लस इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, ये हमेशा यही बात करता था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन को, मतलब एक्सपोर्ट चाहो जितना करो पर इंपोर्ट मत करो, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि ये किस रूल पे चलते थे, प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म पे। कहने का मतलब ये है, अगर पूछा जाए कि विच थ्योरी फेवर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो वो मर्केंटाइलिज्म है। सारे कीवर्ड्स लिखे हैं जिसपे PYQs बने हुए हैं, वही कीवर्ड्स इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो ट्रेड व्यूड एज जीरो सम गेम, इसमें क्या बोला गया है कि ट्रेड को एक जीरो सम गेम की तरह किया है, कि एक तो जीतेगा दूसरा हारेगा, जीरो सम गेम, ना कि विन विन नहीं है। इसमें वन विल विन अनदर विल लूज, इसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन को फेवर किया गया है, जो इंपोर्ट कर रहा है वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वेल्थ ऑफ नेशन स्टॉक ऑफ गोल्ड के बेसिस पे की जाती है। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो दिया गया है, ए से याद रखना, ए इसका है एडम स्मिथ का, ए है 1776 में दिया गया है। ठीक है, इसने बोला गया नेशनल शुड प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट ओनली गुड्स इफ प्रोड्यूसेस मोर एफिशिएंटली देन अदर्स। कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, अगर आपको प्रोडक्शन करने से एक्चुअल में फायदा हो रहा है, मीन्स कि आप किसी और कंट्री जहां पे गेहूं उपजाऊ हो रहा है और एक इंडिया में हो रहा है, बट अगर और कंट्री में महंगा महंगे रेट में बन रहा है और इंडिया में सस्ता बन रहा है, तभी आप उसको क्या करो, प्रोडक्शन करो, अदरवाइज मत करो। इफ अदर कंट्री इज doing the production of something at a cheaper rate, then why you are putting your efforts in doing that manufacturing? अगर अदर कंट्री में सस्ता बन रहा है तो वहां से इंपोर्ट कर लो ना। जो चीज आपके यहाँ सस्ती है वो आप एक्सपोर्ट कर दो, जो चीज वहां पे सस्ती है वो आप इंपोर्ट कर लो। कहने का मतलब ये है। तो इससे क्या होता है, बोथ नेशन विंस। ठीक है, ट्रेड इज पॉजिटिव सम, यहाँ पे विन विन की बात करते हैं। जो इनके पास सस्ता है वो बाहर बेच दो, जो उनके पास सस्ता है वो यहाँ बेच दो। पर इसमें हुआ क्या है, नेशन इनका, इसमें क्रिटिक इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि इग्नोर नेशंस विथ नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनीथिंग। समझ लो, इसमें वो नेशन तो आए नहीं जिनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है ही नहीं। कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जिनकी कंट्री में कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीजें नहीं है जो सस्ते में बना पा रही है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो वो क्या सेल करेंगे, वो क्या एक्सपोर्ट करेंगे? तो उनके लिए तो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिक है इस थ्योरी का। ठीक है, अब कंपैरेटिव एडवांटेज की बात आ गई। ठीक है, ये 1817 में आई थी, रिकार्डो लेके आए थे, डेविड रिकार्डो। A nation should specialize in producing goods where its opportunity cost is lowest even without absolute advantage। अब क्या बोल रहा है ये, कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये बोला कि आपकी, इसमें सिर्फ इसमें बात की थी एफिशिएंटली, अगर आप दूसरे से बना पा रहे हो, इसमें बात हुई है एफिशिएंटली, कंपेयर टू अदर्स आप एफिशिएंटली बना पा रहे हो तो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। इसमें ये क्या बोल रहा है, अगर आपके प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपने अपना टाइम दिया, अपने वक्त दिए, अपने रिसोर्सेज लगाए, ठीक है, उसके बदले में आप जो दूसरा प्रोड्यूस करने वाले थे, बट उसके कंपैरिजन में आपने जो प्रोडक्शन किया है अपने कंट्री में, उसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप समझते हैं ना कि ए और बी में से मैं कौन सा चूज करूं, अगर मैं ए को चूज कर रही हूँ तो बी को खोने का मुझे बहुत कम दुख होगा। ठीक है, क्योंकि ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो नेशन को सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लग रही है।
इवन विदाउट एब्सोल्यूट एडवांटेज। हो सकता है आपको 4 कंट्रीज के बेसिस पे आप उतने एफिशिएंटली नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको करो। कोर आइडिया इनका ये था। इसमें होता क्या है, कंपेयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्पेशलाइज्ड इन लोअर कॉस्ट गुड्स, फिर ट्रेड फॉर अदर गुड, और फिर बोथ नेशंस गेन। इनका मेन रोल ये है। इसमें भी यही है कि दोनों नेशन का गेन पे फोकस है, पर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कंपेयर करते हैं, स्पेशलाइज इन लोअर कॉस्ट गुड। ठीक है, जिन गुड्स पे सबसे कम कॉस्ट लग रहा है हमारी कंट्री में, हम उस पे करेंगे, और फिर अदर गुड्स पे भी फोकस करते हैं ये। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, statement comparative advantage is not equal to absolute advantage, because a country can lack absolute advantage in everything yet still gain from trade। अब बोलते क्या है, एफिशिएंटली हो सकता है वो कुछ कुछ चीजें नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है किसी कंट्री में, बट वो उसको फिर भी प्रोड्यूस करके गेन कर सकता है इंटरनेशनली। क्यों? क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसमें सबसे कम है वही चीज वो प्रोड्यूस करेगा। समझ लो, खाली बैठ के मैं बाहर से मंगा रही हूँ, बाहर से मंगाने में मेरी उसकी कॉस्ट 100 रुपए लग रही है, मैं यहाँ पे 70 रुपए में 70 रुपए में बना पा रही हूँ, तो मैं 70 में बनाऊंगी। बाहर की कंट्री 50 में बना रही है, उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बट मेरे पास 70 रुपए में बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर 70 रुपए में भी बना रही हूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वो 100 में बेच रहे हैं, मैं हो सकता है 90 में बेच दूँ। अब हेक्सर ओलिन थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर एंडोर्नमेंट थ्योरी की वो बात करता है। इनका कोर आइडिया क्या है, ट्रेड पैटर्न डिटरमाइंड बाय रिलेटिव फैक्टर्स। लेबर और ट्रेड दो रिलेटिव फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उन दोनों के बेसिस पे वो देखते हैं कि हमें कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स की ट्रेड करनी है, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट चीप फैक्टर इंटेंसिवली, इंपोर्ट गुड्स यूजिंग देयर स्केयर फैक्टर्स। देखो, कहने की बात यह है, जिस चीज में हमारे पास अबंडेंट, इनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंट्री हो, किसी के पास लेबर होगा, किसी के पास कैपिटल होगा, दो चीज होगी। जिसके पास लेबर है तो लेबर वाले चीजें बनवाओ, जैसे कि जहां पे मजदूरी ज्यादा लगती है ऐसी चीजें बनवाओ आप, और उसको बाहर भेजो। लेबर इंटेंसिव गुड्स बनवाओ, जैसे कि टेक्सटाइल, जिसमें इंडिविजुअल इंसानों की मेहनत ज्यादा लगती है। अब क्या बोल रहे हैं, जिसके पास लेबर ज्यादा है उनको ये सब लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल मतलब पैसा ज्यादा है जिन कंट्री के पास, उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, जैसे मशीनरी हो गई, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हो गई जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वैसे आप एक्सपोर्ट करो। बट इसको क्या है, फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं। फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी जो क्या करते हैं, अल्टरनेट नेम है इसका। ठीक है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी है, हेक्सर ओलिन थ्योरी भी है, फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी भी है। इसका मेन फोकस है कि लेबर विसेस कैपिटल होती है हर दुनिया में, हर कंट्री में। तो जिसके पास लेबर है अच्छा है वो लेबर वाले प्रोडक्ट्स बनाओ, और जिसके पास कैपिटल अच्छा हो लेबर कैपिटल वाले बनाओ। बट इसमें क्या है, इसका भी एक ड्रॉबैक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो ट्रेड थ्योरी दे रही है दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसमें क्या दे रखा है, न्यू प्रोडक्ट इनोवेटिव कंट्री जो भी है उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, फिर उसने एक मैच्योरिंग प्रोडक्ट बनाया जो बाहर मतलब उसने एक्सपोर्ट किया, फिर बाहर एक्सपोर्ट करते करते उसने क्या किया, स्टैंडर्डाइज हासिल कर ली उसमें, और फिर अब उसने प्रोडक्शन अपना अब्रॉड भी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ओरिजिनेटिंग कंट्री भी क्या है, इंपोर्ट करती है। कुल मिला के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं ये, कि एक्सप्लेन ट्रेड पैटर्न शिफ्ट एज ए प्रोडक्ट मूव्स थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। ये क्या बोल रहे हैं कि हर लाइफ साइकिल में ट्रेड का पैटर्न चेंज होता है, कि न्यू प्रोडक्ट जब होगा तो जो भी इनोवेटिव कंट्री होगी जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है वो उसको वहां पे मैन्युफैक्चर करेगी। फिर वो जैसे ही वहां पे बहुत अच्छी चलने लग गई तो वो क्या करेगी, मैच्योरिंग के स्टेज पे आके ग्रोथ पे फोकस करेगी, बाहर एक्सपोर्ट करने लगेगी। फिर अब उसके पास इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्शन को अब्रॉड शिफ्ट कर देगी। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे भी आके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही है इंडिया में, तो अब क्या हो गया, प्रोडक्शन उनका अब्रॉड में शिफ्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो गए ना उनके। अब क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनेटिंग कंट्री थी, हो सकता है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी हो गई कि वो यहाँ से भी क्या करे, अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर ले। तो कोर आइडिया इनका ये है कि प्रोडक्ट मूव्स थ्रू इट्स लाइफ साइकिल स्टेजेस। प्रोडक्शन जो है, ट्रेड पैटर्न जो है वो हर लाइफ साइकिल स्टेज में मूव होता है। प्रोडक्शन इवेंचुअली रीलोकेट्स टू लोअर कोस्ट कंट्रीज एज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज। इनका कहने का मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में वो प्रोडक्ट घूम के आ गया, हर जगह उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन जहां पे सबसे लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वहां पे उनकी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। कहने का मतलब ये इवेंचुअली एक वक्त आता है जब लोअर कोस्ट कंट्रीज के पास पहुंच जाता है वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होने के बाद। जैसे ही प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हुआ, प्रोडक्शन शिफ्ट अब्रोड, जहां पे सबसे लोवेस्ट कॉस्ट आती है। अब बिजनेस एग्जांपल समझना,
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफन फॉलो दिस पैटर्न, इनोवेटेड इन डेवलप्ड मार्केट्स, फिर लेटर मैन्युफैक्चर्ड इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। मतलब उन्होंने एक नया इनोवेशन तो निकाल दिया, बट उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां रखेंगे जहां पे सबसे लोअर कॉस्ट आएगी उनके। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डॉक्टर वर्नर ने बोली है। तो एक एक चीज याद रखना किसने क्या बोला। सिर्फ इतने ही कंसेप्ट है इस थ्योरी के, इसके अलावा कोई नया कंसेप्ट नहीं पूछते हैं वो, ठीक है। अब पॉटर्स डायमंड मॉडल है। अब ये क्या बोल रहे हैं, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे बात करते हैं ये बोलते हैं कि फैक्टर कंडीशन भी देखी जाती है, डिमांड कंडीशंस भी, फर्म की स्ट्रेटेजीज भी और रिलेटेड गुड्स भी देखे जाते हैं। जेआरएफ का सबसे फेवरेट है, गवर्नमेंट एंड चांस आर ऑफन एडेड एज सप्लीमेंट्री फैक्टर्स बियॉन्ड द फोर डिटर्मिनेंट्स। अब क्या बोल रहे हैं, ये चार तो फैक्टर्स डायमंड की बात करते हैं, और डायमंड में इन्होंने चार चीजें रखी है कि आपकी कंट्री में कौन से फैक्टर के कंडीशंस है। अगर लेबर अच्छा है तो आप लेबर वाले पे जाएंगे। फिर डिमांड क्या है, आप जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं लेबर से रिलेटेड प्रोडक्ट, उसमें किस चीज की डिमांड अच्छी है बाहर, तो वो चीज बनाएंगे। फिर थर्ड आप कैटेगरी पे जाएंगे कि आपको क्या उससे रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज मिल पा रही है, तभी आप बनाएंगे ना। फिर क्या आप उस लेवल की फर्म की स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और राइवलरी, इन सब पे फोकस कर पा रहे हैं। तो ये चारों चीजों में आपने कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना होगा, तब जाके आप पूरे नेशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं। आप एक्सपोर्ट कब करेंगे, जब आप खुद के नेशन में एक अच्छा एक कर पा रहे हैं। प्लस इनके अलावा आपको गवर्नमेंट और चांस, दो चीज और फैक्टर्स ऐड कर दी इन्होंने पोर्टर्स डायमंड मॉडल में, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ट्रेड थ्योरीज हमने देख ली। डायमंड मॉडल जो माइकल पोर्टर ने दिया, ये नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे बात करता है। मर्केंटलिज्म है जो गोल्ड सिल्वर पे बात करता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन पे, कंपैरेटिव एडवांटेज लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, एक्सेल रोलिंग फैक्टर एनवायरनमेंट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनोवेशन से स्टैंडर्डाइज शिफ्ट पे। एक एक चीज बहुत अच्छे से दे रखी है, बहुत अच्छे से समझना और याद रखना, ठीक है। ठीक है, मर्केंटलिज्म जीरो सम पे बात करता है। स्मिथ है जो पॉजिटिव सम पे बात करता है, मतलब ये वन विन वन लूज पे करता है। रिकार्डोज है जो बोथ पे बात करता है। हेक्सरोलिन है ट्रेड ड्रिवन बाय फैक्टर है, ट्रेड लेबर या कैपिटल होगा। वर्नन्स पीएलसी ट्रेड शिफ्ट एज प्रोडक्ट मूव्स न्यू मैच्योर स्टैंडर्डाइज, इन्होंने ये बात की थी। और ये फोर डिटरमिनेंट्स ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात की थी। अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती है हमें, ठीक है। ये तो बेसिक है, हम नॉर्मल हमारे इंडिया के भी कोई कंपनीज है तो उनको भी इंपैक्ट करती है, ठीक है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिकल, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। कि जैसे इकोनॉमिक में आ गया जीडीपी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट साइज, ठीक है। एक एक चीज बस याद रखना, हो सकता है वो पूछ ले कि टैक्सेशन वगैरह है कौन से इन्वायरमेंट में आएगा, तो वो लीगल इन्वायरमेंट में आता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आईपी प्रोटेक्शन, ठीक है। लेबर लॉ डिफरेंसेस सब लीगल में आते हैं। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, ये सब आते हैं, ठीक है। सोशल कल्चरल में लैंग्वेज, वैल्यूज, कंज्यूमर बिहेवियर, हॉफस्टीड डायमेंशंस, ठीक है। एक एक चीज क्यों दी गई है हमें, क्योंकि ये एक आईबी का एनवायरनमेंट है कि आप जब भी अदर कंट्री में इंटरनेशनली ट्रेड करने जाएंगे तो ये सारे फैक्टर्स है जो आपको बीच में रोकेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप इंडिया में कर रहे होते तो शायद ये वाली चीजें आपको इतनी इम्पैक्ट नहीं करती, बट आउट ऑफ इंडिया, आप अपने आउट ऑफ डोमेस्टिक कल्चर से बाहर इंटरनेशनली ट्रेड करने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। इसीलिए आपको ये सारे फैक्टर्स दिए गए हैं। हो सकता है कि अदर कंट्री का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो, तो जो आपकी टेक्नोलॉजी को समझे ही नहीं, हो सकता है वहाँ ऑटोमेशन चल रहा हो जिनको आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही ना हो। R&D कैपेसिटी, ई कॉमर्स रेडीनेस, तो ये सब चीजें वहाँ के आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन साइज कितना है वहाँ पे, एज स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये चीजें बताई गई है। जो फ्रिक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन है जो हॉफस्टीड के कल्चर डायमेंशंस को देखते हैं, ठीक है, कि ये किस में आता है, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है, ये चीज याद रखना। हॉफस्टीड डायमेंशंस जो हमने यहाँ पे देखे थे सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है। कंज्यूमर बिहेवियर, लैंग्वेज, वैल्यूज, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आगे अच्छे से। आईबी इन्वायरमेंट ये सब हो गए। और पॉलिटिकल रिस्क में नेशनलाइजेशन, सैंक्शंस, इंस्टेबिलिटी, ये सब आते हैं जो डायरेक्ट एफडीआई डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट हो गया। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मेन मेन हमारे यहाँ पे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है डब्ल्यूटीओ, फिर नेक्स्ट है आईएमएफ। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सक्सेसर ऑफ जीएटीटी, जनरली जीएटीटी था पहले, किसको याद हो, ट्रेड का, ट्रेड के नाम था पहले इसका जीएटीटी ही, फिर उसके बाद में उसको नया नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले वो 1948 में चल रहा था, फिर 1995 में आके उसको प्रॉपर पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये प्राइमरी रोल इनका क्या, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स एंड डिस्प्यूट्स को देखते हैं वो, ये चीज याद रखना। इनका की टूल क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म।
और ये क्या है, आईएमएफ जो है ब्रिटेन वुड्स के टाइम पे आया था 1944 में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है ये। इनका मेन काम है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को देखना और नेशंस को लैंड देना, और इनका काम है ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड डिस्प्यूट्स को फोकस करना। और इनके पास क्या टूल है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, कंडीशनल लोन्स देने हैं नहीं देने, वो सब चीजें ये देखते हैं। ठीक है। डब्ल्यूटीओ क्या है, ट्रेड रूल्स को देखता है, आईएमएफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो ये दोनों चीज का डिफरेंस का ध्यान रखना, डब्ल्यूटीओ इज रिलेटेड टू ट्रेड, आईएमएफ इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक 1944 में हुआ था, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल पॉवर्टी रिडक्शन की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक, बैंक का काम सिर्फ फाइनेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग एंड पॉवर्टी रिडक्शन, दो रोल थे इनके। ठीक है। और अनटेड जो है एक यूएन बॉडी है, ठीक है, फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेड इन्वेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, मेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस पे 1964 में आई थी ये। इनका ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट बढ़ाना है ऑफ डेवलपिंग नेशंस पे। ये यूएन की बॉडी है जिनका डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका ट्रेड में इंटरेस्ट बढ़ाने पे इनका मेन फोकस था, इंटरनेशनल ट्रेड करो। ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेड ब्लॉक्स क्या है, ये चीज अच्छे से याद रखना। ट्रेड ब्लॉक्स, देखो वाई ट्रेड ब्लॉक्स फॉर्म, ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से ग्रुप, मेंबर नेशंस रिड्यूस एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या कहा गया है, ट्रेड ब्लॉक्स बनते क्यों हैं, क्योंकि हमने एक ट्रेड का एक अपना एक इलाका बना लिया कि इसमें हम जब भी ट्रेड करेंगे तो हमें कोई तरह के रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे, तो उनको ट्रेड ब्लॉक्स बोल देते हैं कि हमारा बिजनेस यहाँ यहाँ चलेगा, इन कंट्रीज में हमारा इलाका है जिसमें हम आराम से माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो दीज आर द ट्रेड ब्लॉक्स। तो उसको रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी बोलते हैं। होता क्या है, मेंबर नेशंस रिड्यूस और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स, तो वहां पे क्या है, ट्रेड के जो भी बैरियर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं या पूरे हटा दिए जाते हैं ताकि म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अब जैसे 5-7 कंट्रीज ने अपना एक ट्रेड यूनियन बना लिया, जिससे क्या हो रहा है कि उनके बीच में कुछ रिसोर्सेज वो इनसे लेते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ उनसे इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसा क्या है उनका एक यूनियन बन गया, तो उनको हम ट्रेड ब्लॉक्स भी बोलते हैं। तो रेंज फ्रॉम लूज कॉपरेशन टू डीप इंटीग्रेशन, तो ये क्या है, सबसे लूज है SAARC, जहां पे क्या है बैरियर्स है। और ब्रिक्स में क्या है, जो यू है EU इकोनॉमिक यूनियन, जहां पे क्या है कम है बैरियर्स। फिर एशियन आ गया, ठीक है, सबसे पहले सार्क आ गया, साउथ एशियन कंट्रीज हो गई यहाँ पे, और एशियन हो गई, फिर इकोनॉमिक यूनियन हो गया, फिर UNMC हो गया, यहाँ पे ब्रिक्स हो गया। तो इनमें सारी कंट्रीज क्या है ऐसी हो गई है। इनका लोकेशन ईच ब्लॉक है, क्या बोला गया, नॉन मेंबर कंट्रीज फाउंडिंग ईयर, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी जो जो मेंबर कंट्रीज है, सार्क की, एशियन की, EU की, इनकी फाउंडिंग ईयर क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये, और इनकी कंट्रीज कहाँ पे है, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इनको पढ़ लेते हैं अब। देखो सार्क जो है 1985 में आया था, 8 साउथ एशियन नेशंस है इसमें, और काठमांडू और नेपाल में इसका क्या हेडक्वार्टर है। रीजनल कोऑपरेशन और लिमिटेड ट्रेड इंटीग्रेशन पे बात करता है ये, सबसे लोवेस्ट। ठीक है, हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है सबसे लूज कोऑपरेशन है, और यहाँ पे जाते जाते डीप इंटीग्रेशन होता है। अब एशियन जो है 1967 में आया था, 10 साउथ ईस्ट एशियंस है इसमें, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इकोनॉमिक कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर ट्रेड इंटीग्रेशन पे बात की गई है। ठीक है, एशियन जो है उसको आफ्ता भी बोलते हैं, एशियन फ्री ट्रेड एरिया, आफ्ता। सिग्निफिकेंटली कट टैरिफ्स अमॉन्ग मेंबर नेशन बूस्टिंग इंट्रा रीजनल ट्रेड, ये चीज याद रखना। अब क्या है, EU यूरोपियन यूनियन, ये क्या है, मार्शिस्ट ट्रीटी के टाइम आया था 1993 में। इनका सबसे ज्यादा डीपेस्ट इंटीग्रेशन है, कॉमन इन्होंने एक करेंसी बना ली यूरो, ये एक सिंगल मार्केट की तरह रन करते हैं। जैसे हम इंडिया में कहीं भी जा रहे हैं, राजस्थान, जयपुर और दुबई, दुबई से अंदर अंदर इंडिया, सॉरी इंडिया के अंदर कहीं भी बॉम्बे, और यहाँ कहीं भी कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, ऑनलाइन भी माल मंगा रहे हैं, तो सिमिलर आ रहा है हमारा, एक करेंसी में सब कुछ सेम आ रहा है। तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन में इन्होंने ऐसी एक यूनियन बना ली कि जहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है उसमें यूरोपियन यूनियन में, उन सबके बीच में एक ही करेंसी रहेगी, और वहां पे सिंगल मार्केट की तरह ही वो ट्रीट होंगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब USMCA जो है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका ट्रेड पैक्ट के थ्रू आया था। US, मैक्सिको और कनाडा, 3 मेन कंट्रीज है इसमें, US, मैक्सिको और कनाडा। 2020 में इसको वापस फाउंड किया गया था नाफ्ता को रिप्लेस करके, पहले ये नाफ्ता था, नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पैक्ट करके था। ठीक है,
अब इसको यूएसएमसीए नाम दे दिया, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। अब ब्रिक्स जो है 2009 में फाइंड हुई थी, इसकी मेन कंट्रीज क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एमर्जिंग इकोनॉमिक्स ब्लॉक है ये, ठीक है, जो एमर्जिंग अभी नया नया आया है, ठीक है। नाफ्ता वाज रिप्लेस्ड बाय यूएसएमसी इन 2020 एंड रिसेंटली अपडेटेड फैक्ट दैट एग्जामिनर्स लव टेस्टिंग। अब क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा किस में आई, सबसे कम होता है फ्री ट्रेड एरिया। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अरेंजमेंट में बहुत बार आ रखा है। फ्री ट्रेड एरिया होता है एक, फिर कस्टम यूनियन आता है, फिर कॉमन मार्केट आता है, फिर इकोनॉमिक यूनियन आता है। तो सबसे कम इंटीग्रेशन यहाँ पे है और सबसे ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, टैरिफ्स रिमूव कर दी, बट ईच कीप्स ओन एक्सटर्नल टैरिफ। मतलब कि हम 5 कंट्रीज है समझ लो, हम पांचों कंट्री ने क्या किया, एक दूसरे से टैक्स नहीं लेते हैं, बट आउट ऑफ द कंट्री हम पांचों के अलावा अगर मैं किसी और को माल बेच रही हूँ तो मैं टैरिफ लूंगी, ठीक है। कस्टम यूनियन क्या कहता है कि फ्री ट्रेड एरिया तो है ही, फिर कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी कर दिया। अब जो हम पांच के अलावा जो नॉन मेंबर्स है, हम उनको माल बेच रहे हैं, अदर कंट्रीज, 5 कंट्रीज के अलावा छठी कंट्री को बेच रहे हैं, तब भी हम कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पे बेचेंगे। मतलब आप भी 10% लगाना, मैं भी 10% लगाऊंगी, समझ गए आप बात को। FTA प्लस कॉमन टैरिफ फॉर एक्सटर्नल नॉन मेंबर्स। फिर आता है कॉमन मार्केट। तो ये ऐसे ही चलता है, ये चीज याद रखना। हमारे टाइम पे इतने अच्छे से नोट्स हमें कहीं नहीं मिले थे, तो ये यू आर लक्की इनफ कि आपको सारे नोट्स एक पीपीटी में कवर किए जा रहे हैं और सारे कंसेप्ट आपके यही क्लियर हो रहे हैं। आपको बस कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, आपके एग्जाम में कुछ गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। JRF लाने के लिए बहुत आसानी हो गई आपकी अब, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब JRF क्रैक करेंगे इस बार। कॉमन मार्केट क्या होता है, कस्टम यूनियन होता है, जैसे कि ये हो गया FTA प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब इनमें क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड एरिया हो गया, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ हो गया, प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी हो गया। मतलब कि इन पांचों कंट्रीज में जितने भी लेबर्स है, जितना भी पैसा है, वो भी अब एक दूसरे कंट्रीज में वो मूवमेंट करवा रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी बैरियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट भी कॉमन हो गया। अब इकोनॉमिक यूनियन क्या है, सबसे हाईएस्ट इंटीग्रेशन है, जहां पे कॉमन मार्केट तो है ही, मतलब ये सारी चीजें तो है ही, प्लस हार्मोनाइज इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कॉमन करेंसी भी ले आए वो, करेंसी भी कॉमन ले आए वो, और इकोनॉमिक पॉलिसीज जितनी भी इकोनॉमिक से रिलेटेड पॉलिसीज है वो भी कॉमन ले आए। तो ये चीजें समझना, फ्री ट्रेड एरिया, फिर कस्टम यूनियन, कस्टम मार्केट एंड देन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। और किसमें क्या क्या फीचर्स है वो भी याद रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया है, ये इंटीग्रेशन लेडर हो गया। EU सबसे डीपेस्ट इंटीग्रेशन होता है। अनकैट जो है डेवलपिंग नेशंस पे फोकस करता है, WTO ट्रेड रूल्स पे, IMF मॉनेटरी पे, और वर्ल्ड बैंक है डेवलपिंग फाइनेंसिंग पे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। अभी हम लोग 35 स्लाइड पे आए हैं, अभी 35 पे आए हैं, अभी और भी बाकी है, बस जुड़े रहिए आप मेरे साथ, आज ये पूरी यूनिट करके जाएंगे अपन, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और स्ट्रक्चर मीनिंग क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड, उसका हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारी कंट्री का ट्रांजेक्शन हो रहा है इंडिया से बाहर कहीं भी, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में, ठीक, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। और इसके हम 2 अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या जीतते हैं, ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर, बस रट लो। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो पढ़ के जाओ। करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज इनकम और ट्रांसफर होता है, और कैपिटल अकाउंट में हम मेजर मेजर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। FDI, FPI, लोन्स एंड कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में ये सब चीजें होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो, लोन्स, कैपिटल, और ये सब होता है। अब हमें क्या देखना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ग्लोबल सेंट्रलाइज मार्केट है ट्रेडिंग करेंसीज के लिए, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म है, जो भी सब चीजें इंक्लूड है। डिटरमाइन एक्सचेंज रेट वी आर डिप्लाई एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या है, एक्सचेंज रेट होती है इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। की पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, सेंट्रल बैंक होती है पॉलिसी के लिए, कमर्शियल बैंक्स होती है फॉरेक्स डीलर्स के साथ, और MNCs, इन्वेस्टर्स, स्पेकुलेटर्स और ब्रोकर्स, ये सारे मेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। होता क्या है इसमें, ट्रेडिंग करेंसीज पे बात की जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है जिसमें सबके पास इक्वल पावर्स है, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे डिफाइन होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है मैनेज्ड फ्लोट, बहुत अच्छे से समझना। एक होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड तो क्या होती है, पैक्ड टू अनदर करेंसी, गोल्ड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। मतलब कि बहुत सारी ऐसे गल्फ स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल जो पैक्ड टू US डॉलर है, जिसमें फिक्स कर दिया कि हर करेंसी को हम US डॉलर में कन्वर्ट करके ही काम करेंगे। एक फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, जिसमें प्योरली बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में जैसे भी डिमांड और सप्लाई हो रही है उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं,
अपनी एक्सचेंज रेट को चेंज करते हैं, कभी यूएस डॉलर में, कभी यूरो में, कभी आईएनआर में भी। ठीक है, ठीक है। अब मैनेज्ड फ्लोट में क्या होता है, मार्केट डिटरमाइंड बट सेंट्रल बैंक इंटरवेंस ओकेशनली। अब इसमें क्या है, मार्केट के बेसिस पे तो करते ही हैं, जैसे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे तो कर ही रहे हैं, बट कभी कभी सेंट्रल बैंक को भी ले आते हैं। तो दिस इज द प्लस ऑफ, ठीक है, फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों का जो मिक्स्ड है वो मैनेज्ड फ्लोट हो गया। इंडिया के जो आरबीआई इंटरवेंशन मॉडल है इसमें यही चलता है, मैनेज्ड फ्लोट चलता है। मार्केट के डिमांड सप्लाई भी देखते हैं और कभी कभी सेंट्रल बैंक भी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इट इज नॉट ए प्योरली फ्लेक्सिबल सिस्टम, ए कॉमनली मिस टेस्टेड पॉइंट है। इंडिया फॉलोज ए मैनेज्ड फ्लोट, तो हमारे यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड सिस्टम नहीं है, हमारे मैनेज्ड फ्लोट चलता है। ठीक है, याद रखना। अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड हेजिंग क्या होता है, ये टर्म्स है, एक एक टर्म क्लियर होगी तभी इनसे क्वेश्चन आता है, तो हम कंसेप्चुअल सही करके आ जाएंगे। फॉरेक्स के रिस्क होते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सपोजर और कंफर्म्ड डील्स, मतलब कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया, जो डील्स हुई उनमें कहीं ना कहीं रिस्क होना। ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्टिंग फॉरेन सब्सिडरी अकाउंट, मतलब जब हम किसी अकाउंट के साथ में या किसी फॉरेन कंपनी के साथ में जब कन्वर्ट कर रहे थे, अपनी चीजें जब उनको दे रहे थे, अपनी बातें जब उनको रख रहे थे, उस वक्त ट्रांसलेशन के टाइम गड़बड़ हो गई, उसमें भी रिस्क होता है, लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं, है ना। और फिर इकोनॉमिक रिस्क हो गया लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस इम्पैक्ट, मतलब कि फॉरेन में अगर कहीं हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसमें, क्योंकि कभी भी लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। नो आइडिया अबाउट एनीथिंग। देखो ये यूनिट इतना करके जाओगे, सारे कंसेप्ट कवर है, इसको 2 बार पढ़ लेना, एक बार में नहीं समझ में आ रही चीजें, बट इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं बनता है। इतने कंसेप्ट होने के बाद हम 10 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, हेजिंग टूल्स समझना इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, करेंसी स्वैप होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉक फ्यूचर रेट टुडे, मतलब आज के 1 साल बाद में मुझे आपसे कुछ खरीदना है, फॉरेन ट्रांजेक्शन करना है, तो मैंने आज ही रेट फिक्स कर ली कि इसी रेट पे लेंगे। ठीक है, हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड हेजेस। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये होता है, हेजिंग चलती है, कैसे, स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज के बेसिस पे, आगे पढ़ेंगे हम। और करेंसी स्वैप में क्या होता है, एक्सचेंज कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज, मतलब कि आप कैश फ्लो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अलग अलग करेंसीज में। इस बार आपने यूएस डॉलर में किया, हो सकता है आप अगली बार आप यूरो में करें, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कस्टमाइजेबल होते हैं। ठीक है, फ्यूचर एंड एक्सचेंज आर स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो दोनों का चीज याद रखना। फ्यूचर्स जो होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ये कस्टमाइज्ड होते हैं। तो ये पीवाईक्यू जेआरएफ में ऐसी चीजें पूछे गई है। अब इतने से तो हमें समझ नहीं आई ये चीज, बट जब क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हमने समझ लिया कि फॉरवर्ड कस्टमाइज्ड है, फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड है। अब क्या दे रखा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। एक होता है यूरो करेंसी मार्केट, जिसको बोलते हैं जहां पे लोन्स और डिपॉजिट इन करेंसी आउटसाइड इन होम कंट्री, मतलब कि यूएस डॉलर में डिपॉजिट किया लंदन ने। यूरो करेंसी मार्केट मतलब कि डिपॉजिट्स इन करेंसी आउटसाइड इट्स होम कंट्री। ठीक है, मेरी आईएनआर में मैंने यूएस में डिपॉजिट किया, तो दैट इज यूरो करेंसी बोल सकते हैं। अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट क्या हो गया, यूरो बॉन्ड्स, फॉरेन बॉन्ड्स इशूड अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, कोई भी मार्केट जहां पे बॉन्ड्स इंटरनेशनली इशू किए जा रहे, दैट इज इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट क्या हो गया, कोई भी इक्विटी, जीडीआर, एडीआर, क्रॉस लिस्टिंग, ये सब क्या हो रही है, आउट ऑफ द कंट्री भी हो रही है। आप ग्लोबली कैपिटल रेज कर रहे हैं, जैसे होता है ना, मार्केट शेयर मार्केट से हम लोग पैसे लगा रहे हैं तो वो इक्विटी अपने कंट्री से ले रहे हैं, बट अगर उन्होंने इंटरनेशनली अपने शेयर मार्केट पे अपने कंपनी को लिस्ट कर दिया तो वो इंटरनेशनल शेयर होल्डर से भी क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो दैट इज इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट। ठीक है, इंडियन कंपनीज ऑफन रेज कैपिटल विया जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट से बहुत बार इंडियन कंपनीज लेती है यूरोपियन एक्सचेंजेस पे, ये चीज याद रखना। बिजनेस एग्जांपल्स दिए हैं हर चीज के, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, समझ के जाना। ठीक है, ये इनका समझ में आ गया आपको। हेजिंग टूल्स हमने पढ़ लिए, फॉरवर्ड होता है ये, फ्यूचर होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन विसेस स्वैप्स। ठीक है, फ्लोट, और हमारे कंट्री में मैनेज्ड फ्लोट चलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की आईएचआरएम, सप्लाई चेन और क्विक ओवरव्यू। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है,
स्टैंडर्डाइज वर्सेस अडॉप्शन स्ट्रेटेजी का डिबेट चलता है। 4 Ps एडजस्टेड फॉर लोकल मार्केट नीड्स एंड ग्लोबल ब्रांडिंग वर्सेस लोकल ब्रांडिंग। देखो 3 चीजें मेजरली ओवरव्यू हम पढ़ रहे हैं इसका, क्विक ओवरव्यू, डेफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या प्रॉब्लम चलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, कि मैं स्टैंडर्डाइज करूं या नए मार्केट में जा रही हूं तो उसके अकॉर्डिंग एडप्ट करूं, सबसे बड़ा डिबेट चलता है। दूसरा डिबेट जो चलता है, मेरे जो 4 Ps यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, अब मैं क्या इंडिया के बाहर जाके अगर मेरे प्रोडक्ट को बेच रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन करूं या मेरे अकॉर्डिंग करूं, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। थर्ड जो मेजर ओवर प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, ग्लोबल ब्रांडिंग वर्सेस लोकल ब्रांडिंग। अब मेरी ब्रांड मैंने अपने इंडिया के अनुसार बना रखी है, अब मुझे उसको ग्लोबल ब्रांड बनाना है तो उस अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा। So these are the major 3 things which include in international marketing. While you are marketing your product internationally, it's not about trade, it's about marketing. Okay? तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इंटरनेशनल एचआरएम होता है। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने इंटरनेशनली बहुत सारे एम्प्लॉयज को बाहर, जैसे यूएस में इंडियन काम कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज में यूएस वाले फॉरेन वाले भी काम कर रहे हैं, मेजरली अपने इंडियंस ही है जो यूएस कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो दैट इज एन इंटरनेशनल एचआरएम जो उनको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। एक्सपैट्रिएट मैनेजमेंट उनको रखनी पड़ती है एंड क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग उनको देनी पड़ती है, जिससे क्या है, जितने भी स्टाफ अलग अलग कंट्रीज अलग अलग रीजन कल्चर से आए हैं वो अडेप्ट कर सके और आपकी कंपनी में अपना 100% दे सके, ठीक है। स्टाफिंग अप्रोचेस होती है, एथेनोसेंट्रिक होती है, पॉलीसेंट्रिक होती है और जियोसेंट्रिक होती है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको ईपीजी बोलते हैं। एथेनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक फॉर आईएचआरएम स्टारवे फ्रीक्वेंटली टेस्टेड मॉडल है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कंपनसेशन कॉम्प्लेक्सिटी अक्रॉस कंट्रीज, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो कंपनसेशन क्या आती है एचआरएम में। आईएचआरएम की अगर हम बात करते हैं तो कितना कंपनसेशन दे, कोई कंट्रीज में तो एचआरए मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, किसी में अलाउंसेस में कुछ इंक्लूड होता है, किसी में नहीं होता है, तो हमें बहुत चीजें मैनेज करके एज एन एचआरए वहां पे बहुत एज एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको बहुत चीजें फोकस करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि एथेनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक क्या होता है, इनका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं तो समझा ही दूंगी पर एक बार आप बताना सर्च करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यूजुअली इसमें होता क्या है, स्टाफिंग अप्रोच के आपको स्टाफ कहाँ से लेने हैं, अपनी कंट्री के ही सारे स्टाफ आपको कंपनी में रखने हैं, या फिर आपको आपकी समझ लो कंपनी यूएस में है, इंडियन आपकी ओरिजिन कंपनी है, तो आप क्या इंडिया से ही सारे स्टाफ लेके जाएंगे, कि क्यों, क्योंकि उसको लगता है मेरे खुद के स्टाफ ही क्या है, सुपीरियर है। एक होता है कि मैं जहां जा रही हूँ उस जगह से मैंने स्टाफ ले लिया, मतलब अगर मेरी कंपनी यूएस में खुली है, मैंने इंडियन कंपनी यूएस में ब्रांच खोला है, तो मैंने यूएस के ले लिया, तो उसको जियो सेंट्रिक बोल देंगे। पॉलीसेंट्रिक में ये होता है कि कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये चीजें आप एक बार क्लियर करके अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड अदर स्टूडेंट्स एज वेल, अदरवाइज आई विल पुट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में क्या होता है कि ग्लोबल सोर्सिंग और मल्टी कंट्री में कोऑर्डिनेशन में थोड़ा टफनेस होता है, ये चीजें मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। इंटरकॉम गवर्नमेंट शिपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करनी पड़ती है, और कस्टम क्लियरेंस जो भी चीजें हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कंज्यूमिंग रहता है प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, एक्जिम पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो एन एक्सपोर्ट ऑपरेशन पार्ट। इसमें होता क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब हमें पता है कि हमें गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स जो भी है उनको पूरा प्रॉपर लेके चलना है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें ऐसे करती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इंसेंटिव्स लाती है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक कर देती है, ईपीसीजी स्कीम ले आती है, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ले आती है कि हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करवाना, तो उसके लिए वो बहुत सारी इंसेंटिव्स और पॉलिसीज लेके आते हैं। एक्जिम पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क है जो हमें गाइड करता है, रेगुलेट करता है कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, पॉलिसी के तहत ही हमें पूरा फॉर्म करना है। और कौन से की एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, ये सारे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम हमें बहुत जरूरी चीजें याद रखनी है। मेनली हमारा मेन फोकस एक्सपोर्ट पर रहता है। ईपीसीजी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है, ईपीसीजी स्कीम क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इससे क्या होता है, अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। जब भी आपको एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूशन करना है तो आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मिल जाएगा, जैसे आपको समझ लो कुछ एक्सपोर्ट करना है बड़ी चीज,
तो उसका मैन्युफैक्चरिंग आप अपने कंट्री में कर रहे हैं, बट उसके जो रॉ मटेरियल्स है वो आप फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे फॉरेन से, तो आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दिया जाएगा, बिकॉज यू आर एडिंग दैट इंपोर्ट इनटू एन एक्सपोर्ट। ठीक है। ट्रेड बैरियर्स होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ प्लस डंपिंग, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टैरिफ मतलब टैक्स, टैक्स से रिलेटेड जो भी बैरियर्स होते हैं उनको टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, इंपोर्ट पे लगती है। ये विजिबल होते हैं, इजी टू मेजर होते हैं, और ये कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कार्स पे जैसे लगता है ना, तो उसको जैसे भी जो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कार बनाती है उन पे जो कस्टम ड्यूटीज लग रहे हैं उन पे बात की जाती है ये। ठीक है। अब नॉन टैरिफ जो होते हैं वो एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहे हैं आपसे, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से आपके रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जब भी आप इंटरनेशनली इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो वाइल इंपोर्टिंग देयर आर सम टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो या कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, दो ही चीज वो चाहती है। बट स्टिल इफ यू हैव टू इम्पोर्ट समथिंग, तो आपके बीच में बहुत सारी चीजें रुकावटें वो दगा लेते हैं। ठीक है, कोटास लगा देंगे कि इतने इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, लाइसेंस लगा देंगे कि जिसके पास लाइसेंस है वही इंपोर्ट कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, अगर ये इस स्टैंडर्ड का नहीं है तो यू कैन नॉट इम्पोर्ट। ठीक है, एम्बार्गोज लगा देंगे। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है। इनमें क्या होता है, लेस ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डर टू क्वांटिफाई, क्योंकि इनको हम कभी भी क्वांटिटी में नहीं चेंज नाप सकते कि कितना कोटा लगाया है, कितना टैरिफ लगाया है, कितना बैरियर लगाया है। ये यूजुअली एक स्टैंडर्ड है जिन पे हमें फॉलो करना पड़ता है। अब डंपिंग क्या होता है, एक्सपोर्टिंग गुड्स बिलो होम मार्केट और कोस्ट प्राइस टू कैप्चर फॉरेन मार्केट शेयर। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास क्या है ना, बहुत सारा माल तो पड़ा है, अब बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बट हमने ये भी चीज देखी कि फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए जो वहां पे जो खरीदने वाली की जो प्राइस है वो मुझे कम रखनी पड़ेगी, तभी मेरा माल बिकेगा। इंडिया में जैसे समझ लो हम 100 रुपए में बेच रहे थे, बट फॉरेन जाके मैंने 90 रुपए में बेच दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ मैंने एक्सपोर्ट किया है। समझ रहे हो, कि जो मेरी एक्चुअल मार्केट कॉस्ट प्राइस थी होम में, उससे कम में जाके मैंने फॉरेन में बेच दिया, तो दैट इज डंपिंग। डंपिंग मतलब अपना कचरा साफ करना। बट एंटी डंपिंग क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, जिससे वो क्या करती है, करेक्टिव टैरिफ लगाती है इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टिंग नेशन टू ऑफसेट दिस। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, करेक्टिव टैरिफ इम्पोज्ड बाय इम्पोर्टिंग नेशन टू ऑफसेट दिस। जो भी इंपोर्ट कर रही है, मतलब हमने यहां से तो एक्सपोर्ट किया, अब वो एक्सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन कंट्री मेरे एक्सपोर्ट को रोकने के लिए क्या करेगी, इंपोर्टिंग ड्यूटी और लगा देगी, ताकि मैं डंप ना करूं। मतलब कि वाइल एक्सपोर्टिंग, अब वहां पे उधर जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं जो 90 में खरीद रहे हैं, उनको खरीदने से रोक देगी। उनको, उनके लिए तो 100 रुपए ही प्राइस बन जाएगी, 90 प्लस 10 रुपए टेलीफोन लगा देगी वो इंपोर्ट करने के। तो उसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट रोकती है इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। तो अदर कंट्री जो है वो यही चाहेगी कि आप अपना माल 90 में यहाँ के ना बेचो, और अगर बेच रहे हो तो 10 रुपए इंपोर्टिंग ले रहे हैं वो आपसे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं अनादर ग्लोबल मल्टी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शनल फ्रेमवर्क। देखो, हाई ग्लोबल इंटीग्रेशन तब होता है लो लोकल और हाई लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजेक्शनल सिनर्जी, जहाँ पे ग्लोबल इंटीग्रेशन भी है और मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी भी चल रही है। ठीक है, मतलब कि ग्लोबल में जो चल रहा है हमारा वो स्ट्रेटेजीज लेके चलना, मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड वाइड, और मल्टी डोमेस्टिक मतलब अडेप्ट पर कंट्री। मल्टी डोमेस्टिक में जिस जिस कंट्री में मेरा बिजनेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने अडेप्ट भी कर रही हूँ, और ग्लोबल स्ट्रेटेजी जो मेरी चल रही है, ओवरऑल स्टैंडर्डाइज जो मेरी कंपनी का ब्रांड लोगो है वो भी मेरा चल रहा है। तो मेन इंटरनेशनल बिजनेस चलाने की फ्रेमवर्क यही होता है बेस्ट। ठीक है, ये किसने दिया है फ्रेमवर्क, बार्लेट एंड गोशल ने दिया है। बार्लेट गोशल्स फ्रेमवर्क है जो ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी इज कंसिडर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस अप्रोच। इसी को सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस अप्रोच माना गया है बेस्ड ऑन दी बार्लेट एंड गोशल्स फ्रेमवर्क। ये चीज याद रखना, ये क्या करती है, दोनों को इंटीग्रेट करती है, अडेप्ट करती है, बेस्ट ऑफ बोथ। क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट होता है हॉफस्टीड से, हमने देखा था, अभी समझ लेते हैं हम। हॉफस्टीड कल्चर डायमेंशन किस पे बात करता है, पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म, मैस्कुलिनिटी और अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। ठीक है, हॉफस्टीड कल्चर डायमेंशन की क्या क्या बात करता है, किसी में इंडिविजुअलिज्म में फोकस होता है कोई कल्चर में, किसी में मैस्कुलिनिटी पे होता है, इंडिविजुअलिज्म पे हो रहा है, किसी पे ग्रुपिज्म पे हो रहा है, किसी में मैस्कुलिनिटी पे, किसी फेमिनिटी पे होता है, किसी में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में पावर डिस्टेंस होता है। ये सारे कल्चर डायमेंशन है जो हमें मैनेज करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हॉफस्टीड के कल्चर डायमेंशन है। और जो कल्चरल इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन ग्लोबल टीम्स एंड नेगोशिएशन। देखो,
जो इंसान अलग अलग कल्चर्स का नॉलेज रखता है प्लस अलग अलग कल्चर को रेस्पेक्ट करता है, समझता है, उसको बोलते हैं उसका हाई कल्चरल इंटेलिजेंस है। तो जिसके पास हाई कल्चरल इंटेलिजेंस होगा उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल टीम में जो भी रुकावटें आ रही है, लड़ाई झगड़े फ्रिक्शंस मतलब उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं और नेगोशिएशंस इजीली हो जाते हैं। मतलब उसने बोला ऐसे ऐसे होता है हमारे कल्चर में, तो हमने बोला ठीक है ऐसे कर लेंगे। वो नेगोशिएशन पे काम करता है जिसके पास हाई कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, इंटेलिजेंस होता है जो। तो क्रॉस कल्चर मैनेज करने के लिए ये दो ही मेजर रूल है, हॉफस्टीड कल्चर डायमेंशन पे फोकस करो प्लस कल्चरल इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। अब इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स क्या कहता है? इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स कहता है ब्राइबरी एंड करप्शन। मतलब कि आपका कौन सा गवर्नमेंट लॉ है, कैसे कंडक्ट हो रहा है, कितना आप पैसा खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो एथिक्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ब्राइबरी ले रहे हैं, करप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो यू आर नॉट फॉलोइंग द एथिक्स। लेबर स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस फॉलो करो, जो भी सीएसआर एक्सपेक्टेशंस है वो भी फॉलो करो। अदरवाइज अलग अलग रीजन के अलग अलग सीएसआर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो यू हैव टू फॉलो। हॉफस्टीड के 5 कल्चर डायमेंशन थे, लेटर 6 हो गए हैं, ठीक है, याद रखना। कल्चर डायमेंशन आर रिकरिंग डायरेक्ट रिकॉल क्वेश्चन, तो नो द फुल लिस्ट। पीवाईक्यू का अलर्ट है ये पावर डाई डिस्टेंस वाला, ये इसमें वैसे 5 थे 6 हो गए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, रिकॉल मतलब याद करके जाना। अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या होते हैं, मेजर इश्यूज इन आईबी कंटेम्प्रेरी, कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कभी कभी नहीं हो पाता है, मतलब बॉर्डरलेस डिजिटल फ्लो। ठीक है, कुछ कंपनीज कुछ कंट्रीज है जहां पे डिजिटली इतना एनहेंस नहीं हो पा रहा है। ई कॉमर्स जैसे क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स हो रहा है, एसएमईज हो रही है, एक्सेस ग्लोबल मार्केट डायरेक्टली हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। इंपॉर्टेंट मतलब इशू चल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी इन ईएसजी इशू होता है, ठीक है, इन्वेस्टर रेगुलेटर इन सबके डिसीजन, गवर्नेंस सबके डिसीजन, सोशल डिसीजन, हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती है। और एआई इन इंटरनेशनल बिजनेस है, तो एआई ड्राफ्ट्स, डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई ऑप्टिमाइजेशन, लोकलाइजेशन एट स्केल, तो हमें क्या है इन सब चीजों का अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग ये सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को इंटरनेशनली लेके नहीं जा सकते। ESG and AI in IB are increasingly common in research cycle as contemporary issue based question। ठीक है, ESG क्या है? ESG हो गया आपका ये सस्टेनेबिलिटी एंड ESG। ESG मतलब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया, नाउ सेंट्रल टू इन्वेस्टर एंड रेगुलर डिसीजन। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी वाइल मूविंग टू इंटरनेशनली, अगर हमें बिजनेस करना है तो। ठीक है, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? हमारे इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये है कि 2023 की जो एफटीपी थी रिप्लेस हो गई है ओल्डर 5 ईयर पॉलिसी साइकिल विद एन ओपन माइंडेड डायनामिक फ्रेमवर्क। नई फॉरेन पॉलिसी आई थी 2023 में, जिसने पुरानी 5 साल पुरानी वाली जो साइकिल थी उसको रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस किया? एक नई ओपन माइंडेड डायनामिक फ्रेमवर्क के साथ में। अब क्या है मेन फोकस एरिया इनका, क्या हो रह गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट हब्स पे, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सपोर्ट हब बना दिया गया है कि अगर किसी को फॉरेनली एक्सपोर्ट करना है, लोकल बिजनेसमैन को भी, तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस एंड डिस्ट्रिक्ट आर एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव टू बूस्ट ग्रास रूट एक्सपोर्ट्स, मतलब कि जो जमीन पे है, जो मतलब कि गाँवों में है, जो मतलब बॉम्बे वगैरह शहरों में नहीं है, मेट्रो सिटीज में नहीं है, तो उनके लिए भी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस बना दिया और डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स बना दिया। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस किसको बनाया है? टाउन को। एक्सपोर्ट हब किसको बनाया? हर डिस्ट्रिक्ट को। तो ये इनका मेन की हाईलाइट था न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 में आई थी। ठीक है, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है वही चीजें अभी तक मेगा माइंड मैप पर हमने ये सब चीजें कवर कर ली है अभी तक की। कहने का मतलब है ऑलमोस्ट 100% सिलेबस हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट यूनिट हमने कवर कर ली है। ठीक है, ट्रेड ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशंस, बीओपी, स्ट्रेटेजीज, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज एंड ऑल हमने कवर कर लिए। तो अब मैं आपको क्या बोलेंगे, मेगा कंपैरिजन टेबल है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अभी हमने देखी थी जस्ट, कौन सी थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट की है और कौन से ईयर में आई है, ये चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन इनका डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे फोकस था इनका, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे फोकस था, फैक्टर एंडोनमेंट पे है इनका फोकस, इनका इनोवेशन पे है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे है। ठीक है, मेगा एंडिंग पे है हम लोग, मेगा एंडिंग के सेकंड स्लाइड पे हम लोग। इनका लिमिटेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना। मर्केंटाइलिज्म का जीरो सम है, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो नेशन वाइज इग्नोर करता है,
लेफ्टिनेंट पैराडॉक्स जो है इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था हेक्सरोलिन को, ये चीज याद रखना। लियोन्टिफ पैराडिक्स जो है ना, इन्होंने बोला था कि फैक्टर एनरोलमेंट लेबर और कॉस्ट, इन्होंने बोला था कैपिटल के बेसिस पे, पर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन दो चीज के बेसिस पे हम प्रोडक्शन करें। कॉन्ट्राडिक्ट किया था इन्होंने। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात हो ही गई। देखते हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीट सीट है पूरी, डब्ल्यूटीओ है जो 1995 में, आईएमएफ का ईयर दे रखा है 1944 में, वर्ल्ड बैंक 1944 में। ये डब्ल्यूटीओ से पहले जीएट था, वो याद रखना, GATT था। और अनकेड 1964 में, एडीबी जो आई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में। इनका मेन था मनाली में, मनीला में, और इनका जिनेवा वाशिंगटन डीसी में मेन रोल पे फोकस करना। डब्ल्यूटीओ का मेन फोकस है ट्रेड रूल्स एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट पे। आईएमएफ का मेन फोकस है मॉनेटरी पे और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक का। अनकैट जो है डेवलपिंग नेशन में ट्रेड में इंटरेस्ट बढ़ाना, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का था एशियन पैसिफिक रीजनल डेवलपमेंट करना। ठीक है, एक एक चीज याद रखना। अब नेक्स्ट जो ट्रेड ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, ठीक है, सार्क 1985 में बना था 8 साउथ ईस्ट एशियन पे, इनका कॉपरेशन सबसे कम है, इंटीग्रेशन लेवल ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसी चीज याद रखना। एशियन 1967 में 10 साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमिक कम्युनिटी है, एक इकोनॉमिक यूनियन है जो डीपेस्ट इंटीग्रेशन है, 27 यूरोपियन नेशन है इसमें। और यूएसएमसीए जो है 2020 में बना था, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। और ब्रिक्स है जहाँ पे ये सब है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक। तो जो सबसे डीपेस्ट है वो इकोनॉमिक यूनियन है, हमने इसका पढ़ा था, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया आता है, फिर कॉमन मार्केट आता है, फिर वो आता है, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट का हमने पढ़ ही लिया। एक्सचेंज रेट है जो मार्केट ड्रिवन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो पेग्ड होता है वो फिक्स होता है, और जो हाइब्रिड मतलब जैसे इंडिया में चल रहा है वो मैनेज फ्लोट होता है, ठीक है। और एलपीजी मॉडल 1991 में आया था। एफडीआई जो है वो कन्वेंशन बेस्ड है, अगर इक्विटी 10 प्लस हमने कहीं भी इन्वेस्ट किया तो उसको एफडीआई बोलेंगे, अगर उससे कम है तो उसको एफपीआई बोलेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शनल जो है वो कोई भी सिंगल डोमिनेंट होम कंट्री में नहीं होता, बट एमएनसी होता है, ठीक है। एमएनसी की आइडेंटिटी होती है पर ट्रांजेक्शनल की नहीं होती है। कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो ने लिया था, हेक्सरोलिन फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी का अल्टरनेट नेम है, फैक्टर प्रोपोर्शन का भी अल्टरनेट नेम है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। ब्रिटन वुड्स के दो आए थे ट्विन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। डब्ल्यूटीओ सक्सीडेड 19, ठीक है, ये तो पता है आपको। गेट का ही बाद में ये डब्ल्यूटीओ बना था। एडी हेडक्वार्टर मनीला में है, सार्क हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ये जकार्ता में है। यूएसएमसीए नाफ्टा को रिप्लेस करके 2020 में आया था। एक एक पॉइंट स्टॉप वन लाइनर्स है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। ब्रिक्स जो है इनका, इसमें ये है यूनियन, इसमें एफटी आता है पहले, कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन। मतलब जो जो चीजें वन लाइनर्स में है ना, इतना तो 100% आपको रटना चाहिए। कंसेप्ट वाइज भी आना चाहिए, पर इतना तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये मेजर पीवाईक्यूज के हैं जिससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, ठीक है। ईयू सबसे इकोनॉमिक डीपेस्ट इंटीग्रेशन है, कॉमन करेंसी होती है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। और बीओपी हो गया करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। इंडिया फॉलोज मैनेज फ्लोट, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी होते हैं, फ्यूचर जो होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ये कस्टमाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये ओवर द काउंटर होते हैं। और डंपिंग मतलब सेलिंग बिलो होम मार्केट प्राइस अब्रोड, ठीक है। और उसी को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। ईपीसीजी स्कीम होती है, अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर एक्सपोर्टर्स। एफटीपी 2023 ओपन एंडेड आया था, ठीक है। और आईएचआरएम में ये 3 पॉलिसीज है जिनका आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक्सप्लेनेशन भेजेंगे। ऑफ स्ट्रीट कल्चर के भी डायमेंशन जितने हैं वो सारे आप कवर करने वाले हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजी जो है स्टैंडर्डाइज्ड होती है, और मल्टी डोमेस्टिक जो होती है वो लोकल को अडेप्ट करने पे फोकस करती है। और ट्रांजेक्शनल जो होती है जो दोनों पे बात करती है, तो हमारा मेन जो अचीवमेंट होता है वो ट्रांजेक्शनल पे होता है, ठीक है। जो टॉप क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं जो हमें ट्रैप जिसमें फंस जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन इंटरनलाइजेशन आर सिनोनिमस टर्म्स नहीं, ठीक है। इंटरनलाइजेशन फर्म लेवल पे फोकस करती है, ग्लोबलाइजेशन ब्रॉडर आउटकम पे करता है। ऑल एमएनसीज आर डिफाइंड ट्रांजेक्शनल कॉर्पोरेशन नहीं, ट्रांजेक्शनल इज अ डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी, ठीक है। एफडीआई टिपिकली नो दैट डिस्क्राइब्स एफपीआई, ठीक है। एफपीआई क्या होता है, जिसपे कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता है, बस हम हमारा इन्वेस्ट करते हैं। एफपीआई में मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता, एफडीआई में हमारा 10% कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। इंडिया फॉलोज ए प्योरली फ्लेक्सिबल नहीं, हमारे यहाँ पे मैनेज फ्लोट होता है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट हो गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने। डायमंड मॉडल पोर्टर्स का था, ठीक है, पोर्टर आ गया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्णन ने दी थी, ठीक है।
और फैक्टर एंडोनमेंट किसने दी है, हेक्सरोलिन ने। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने, ठीक है। और कुछ पीवाईक्यू कंसेप्ट है जो आप सबको आने चाहिए, ठीक है। एफडीआई और एफपीआई में डिस्टिंक्शन कंट्रोल, टेन्योर और लिक्विडिटी के बेसिस पे होता है। इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, ठीक है। इसमें टेन्योर लंबा होता है, इसमें कम होता है। इसमें कंट्रोल ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, ठीक है। वैसे ये सब चीजें आपको पढ़नी है। पोर्टर्स के 4 डिटर्मिनेंट्स है और सप्लीमेंट्री फैक्टर्स है, याद रखना। और इनके फाउंडिंग ईयर, हेडक्वार्टर, प्राइमरी रोल याद रखना है आपको, क्योंकि ये पीवाईक्यूज में बार बार पूछे जाते हैं। तो दीज आर दी मस्ट नो लिस्ट जो आपको आने चाहिए। एंट्री मोड्स क्या है, रिस्क कंट्रोल कितना है, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस पूरा एज इट इज याद रखना, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ ली। रैपिड फायर रिविजन है। हाईएस्ट कंट्रोल एंट्री मोड किसका होता है, होली ऑन सब्सिडरी का, ठीक है। और यू अनकैट का हुआ था 1964 में। नाफ्ता किससे रिप्लेस हुआ था, यूएमसी से। मैनेज फ्लोट होता है 10% इक्विटी से ज्यादा चाहिए। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक 1944 में। डब्ल्यूटीओ ने 1995 में आया था। कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। पोर्टर स्कोर अडॉप्ट नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर्स यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। ये क्वेश्चंस आप जरूर कवर कर लेना सारे। एफपीआई इज कैरेक्टराइज्ड बाय नो मैनेजमेंट कंट्रोल। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी, ठीक है। और हेक्सरोलिन को फैक्टर एंडोमेंट भी बोलते हैं। इंडियाज एक्सचेंज रेट सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मैनेज फ्लोट, ठीक है। वही बातें रिपीट हो रही है क्योंकि यही पीवाईक्यूज है। टीएनसी डिफर्स फ्रॉम एमएनसी प्राइमली बिकॉज टीएनसी हैज नो डोमिनेंट होम आइडेंटिटी। टीएनसी में ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन में कोई कॉमन आइडेंटिटी होम की नहीं होती है, ठीक है। डंपिंग मतलब होम मेड प्राइस से कम में बेचना। एडीपी मनीला में है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होते हैं। और फ्यूचर जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है। आईपीजी फ्रेमवर्क है जो आईएचआरएम स्टाफिंग अप्रोचेस का है। ब्रिक्स 2009 में आई थी। वर्डन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। शिफ्ट इन प्रोडक्शन लोकेशन ओवर प्रोडक्ट स्टेजेस, ठीक है। और ये नाफ्ता को रिप्लेस किया था। अनकैड हो गया। एंटी डंपिंग ऑफसेट अनफेयर लो प्राइस इंपोर्ट्स। जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं लो अनफेयर लो प्राइस होती है तो उसको ऑफसेट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। जीरो सम मर्केंटाइलिज्म का था। और ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजी जो बोथ ग्लोबल और लोकल रेस्पॉन्सिवनेस पे फोकस करती है। यूरो करेंसी मार्केट, ठीक है। विच फैक्टर इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन आईबी, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, याद रखना। एशियन वाज फाउंडेड इन 1967। जीडीआरआर रेज कैपिटल ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस, ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिट डिपॉजिट्स। और सार्क हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। कस्टम यूनियन डिफर फ्रॉम क्योंकि उसमें कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है। फ्री ट्रेड एरिया में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं होता है। पहले एफटीए आता है, फिर कस्टम यूनियन आता है, फिर कॉमन मार्केट आता है, याद रखना। और एफटीपी क्या होती है, ओपन एंडेड विदाउट नो फिक्स्ड एंड डेट, जो 2023 की आई है। ऑफ स्टेट का फ्रेमवर्क क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस पे है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्डिंग न्यू ऑपरेशंस फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन लेडर पूरा याद रखना है, ठीक है। सो यूट्यूब का क्विज है, विच ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई अ कंट्री विथ नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनीथिंग कैन स्टिल बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। ये कौन सी ट्रेड थ्योरी थी, ड्रॉप कर दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। मेगा एंडिंग पे आ गए हैं, हमने पूरी सीरीज कंप्लीट की है। प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। पेपर 1 की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट है एंड पेपर 2 की भी। मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की लिस्ट यहाँ पे चलाई गई है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। एक एक कंसेप्ट, एक एक कीवर्ड्स के बेसिस पे आपका पूरा पीपीटी एंड कंसेप्ट क्लियर करवाया गया है, ठीक है। ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स, विनर गॉट अ शूट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, subscribe and turn on notification for the unit revision. All the best for the JARF.